गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से हम मेजरमेंट जो भी आरआरबी जेई में जो हमारा सिलेबस है या एसएससी जेई का जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, जेई लेवल के एग्ज़ाम में, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ ये नोट्स हैं, इस नोट्स को, ये मेरे नोट्स हैं, तो इस नोट्स को मैं पढ़ाता चलूँगा और इसमें कौन से पॉइंट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कौन सा क्वेश्चन आता है उस पर डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कमेंट्स में अगर बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज देखेंगे और कोई तरीका। तो सबसे पहला हम सिलेबस शुरू करेंगे। सिलेबस में पहला हमारा होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा शुरू करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है हमें सिलेबस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। जिसमें है हमारा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में हमारा करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये हल्का फुल्का ये पढ़ना है, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, सीआरओ हो गया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्यू क्वालिटी मीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, एनालाइजर, एरर एनालिसिस एंड ट्रांसड्यूसर्स में भी दो तीन टॉपिक आते हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वो लर्न करने वाली चीज है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स हो गया। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मिस्टर क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एलवीडीटी क्या होता है, स्ट्रेन गोज क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है। स्ट्रेन गोज और पीजो इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा इस पे, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि फ्लक्स मीटर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। तो फ्लक्स मीटर किस टाइप का इफेक्ट यूज करता है, तो आंसर हो जाएगा हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिएगा। नोट भी करना हो तो ये नोट कर सकते हैं पूरा, आपको पूरा नोट्स है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से आएंगे और किस टॉपिक को लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। बाकी लिखने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो ऊपर ऊपर मैं एक बार टचअप करूंगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार नोट्स को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज रीड कर लीजिए, एनफ है उसके लिए। हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में देखिए आ जाता है एनालॉग मीटर्स में आ जाएगा। एनालॉग मीटर्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कितने टाइप के प्रिंसिपल यूज होते हैं, तो ये पहले देख लीजिए प्रिंसिपल कितने टाइप्स के यूज होते हैं। तो इसमें ये चार प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड थर्मल। ये चार प्रिंसिपल का यूज करके हम क्वांटिटी मेजर करते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से एक आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटिंग मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग या नल डिटेक्टर या रिकॉर्डिंग। ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग है, रिकॉर्डिंग है, नल डिटेक्टर है। तो आपको इंटीग्रेटिंग में आपका एनर्जी मीटर और एम्पियर आर मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग मीटर होता है। बाकी आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। और रिकॉर्डिंग कौन सा होता है हमारा, गैल्वेनोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक, ये रिकॉर्डिंग होता है। एनर्जी मीटर और एम्पियर आवर मीटर को रिकॉर्डिंग में नहीं लेते हैं, इंटीग्रेटिंग में लेते हैं। ठीक है, और नल डिटेक्टर, इधर पोटेंशियोमीटर को नल डिटेक्टर बोलते हैं। आगे देखते हैं, आपको यहाँ से ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लेता है। ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, ये जस्ट डेफिनेशन है कि इंस्टेंट बिहेवियर, मतलब इनपुट जो दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बिहेव सिमिलर टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जैसा क्वांटिटी मेजर करना है अगर वैसा बिहेव कर रहा है तो उसको ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, तो इसमें इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा ये देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इससे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप टिक मार देंगे, पोटेंशियल मीटर आपका जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का, कांस्टेंट होता है। इफ द आउटपुट फॉलोज, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि इनपुट को आउटपुट फॉलो करेगा विदाउट टाइम डिले।
ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे पोटेंशियोमीटर नल डिटेक्टर होता है। तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये फॉर्मुलेशन वगैरह तो ये जस्ट समझाने के लिए है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमारा आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो यूज तो हमारा होता है, ये देखिए, लो रेजिस्टेंस कैलिब्रेशन, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब तो नॉर्मल चीजें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज कर सकते हैं? स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज कर सकते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर में यूज कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसका बना होता है? ये वायर ऑफ लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, एलॉयज एक्सेट्रा, एंड इट इज एक्साइटेड बाय द सोर्स सप्लाई। पोटेंशियोमीटर का क्या होता है ये देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर का ये वायर होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आगे फॉर्मूला हमको याद करना होगा बस। ये देखिए, ये हमारा वायर होता है और ये इसको IW को वर्किंग करंट बोलते हैं। स्मॉल आर जो है इसका रेजिस्टेंस होता है ओम पर मीटर होता है। पर मीटर रेजिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल आर होता है। तो टोटल अगर इसका लेंथ L है तो टोटल रेजिस्टेंस L इंटू आर हो जाएगा। RH को रियोस्टेट बोलते हैं, जो हमारा वर्किंग करंट को कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर ये एरो तब तक हम मूव कराते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर मीटर में नल डिटेक्टर ना हो जाए, जीरो डिटेक्ट करने लगेगा। नल डिटेक्टर मतलब जीरो पे अगर पॉइंटर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि वोल्टेज बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वोल्टेज हो गया, ये टेस्ट वोल्टेज हो गया। तो अब मेजर कैसे करते हैं? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन ये सब चीजें तो नहीं आती हैं कि आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर लेंथ, ये सब आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि यूजिंग स्टैंडर्ड डेनियल सेल को यूज करके किसी भी स्केल को प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सेंटीमीटर स्केल इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज स्केल, सेंटीमीटर स्केल को वोल्टेज स्केल में चेंज करने को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड डेनियल सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल यूज करके। ये हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज हो गया। वर्किंग करंट इंटू LS इंटू आर हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड वोल्ट। कुछ भी समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में क्वेश्चन पुटअप कहाँ से होते हैं? तो देखिए एप्लीकेशन हो गया मेजरमेंट ऑफ, ये पूछ देगा कि पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन जो है मेजरमेंट ऑफ अननोन बैटरी वोल्टेज या टेस्ट वोल्टेज बोल सकते हैं, उसको मेजर करने में यूज होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है VT अपॉन LT, मतलब टेस्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाई LT, लेंथ ऑफ द टेस्ट वोल्टेज। जहां पे लेंथ बैलेंस हो जाएगा वो गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्ट करेगा, जीरो पे आ जाएगा उसका पॉइंटर, उसको हम LT बोलते हैं। और LS भी वही है, जब हम VT से कनेक्ट करेंगे, टेस्ट वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो LT आएगा, और स्टैंडर्ड वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड लेंथ आएगा, LS आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है VT डिवाइडेड बाई LT। देखिए ये LT इधर आ जाएगा, तो VT बाई LT इक्वल टू VS बाई LS। अब इसमें से कोई एक क्वांटिटी आपसे दिया होगा और कोई आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलर जो है लो रेजिस्टेंसेस मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस वो कितना होता चाहिए? तो लेस देन 1 ओम। हमारा लेस देन 1 ओम हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर, उसको लो रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे पोटेंशियोमीटर मेजर कर सकता है। उसमें क्या होता है? उसका फॉर्मूला भी सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला देखिए सिंपल होता है, ये सेम होता है। जैसे हमारा VT अपॉन LT इक्वल टू VS अपॉन LS था, इसी तरह अपना कर देंगे। ये VT है ना, तो VT की जगह पर हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा जो मेजर करना है टेस्ट वोल्टेज में, और L की जगह पर सेम L आ जाएगा, मतलब L1 उसको बोल देंगे LT को। और VS की जगह पे S आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, और ये
LS की जगह पे L2 आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा R/L1 इक्वल टू S/L2। R रेजिस्टेंस पर जो बैलेंस लेंथ आएगा वो L1 आएगा, और S रेजिस्टेंस पे जो बैलेंस लेंथ आएगा वो L2 आएगा। आगे मूव करेंगे तो कैलिब्रेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन डेफिनेशन देख लेंगे। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू स्केल मार्किंग ऑन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट मेकिंग करंट इन द रिपेयर इंस्ट्रूमेंट्स चेंजिंग द स्केल ऑफ वन यूनिट टू द अदर यूनिट। मतलब स्केल चेंज करने के लिए हम कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। मीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज हो जाएगा, कैलिब्रेशन में यूज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, वॉट मीटर में भी हम अगर हम देखेंगे आपका, तो वॉट मीटर, ये देखिए वॉट मीटर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस कॉइल होता है, पोटेंशियल कॉइल होता है। रेजिस्टेंस एक मतलब एक करंट कॉइल होता है, तो पोटेंशियल कॉइल होता है। तो करंट कॉइल सेम अमीटर की तरह उसको कैलिब्रेट कर देंगे, पोटेंशियल कॉइल को सेम वोल्ट मीटर की तरह उसे कैलिब्रेट कर लेंगे। तो हम कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये वाला पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होता है। ये परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर है। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर है, जिसमें क्या होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये हमारा हो जाएगा हमारा परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। इसको याद रखिएगा, मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100। ये परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना है तो 100 हटा दीजिएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है करेक्शन फैक्टर क्या होता है। करेक्शन फैक्टर अगर हमारा होता है, करेक्शन फैक्टर होता है ट्रू अपॉन मेजर्ड। तो ये याद करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रू अपॉन मेजर्ड और मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू। तो ये तो भूल जाएंगे आप, ये वाली चीज है कि ट्रू अपॉन मेजर्ड होगा या मेजर्ड बाय ट्रू। तो ये याद करिएगा, करेक्शन फैक्टर याद करिएगा 1/1 प्लस एप्सिलॉन आर। इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन क्या था, वैल्यू ऑफ एरर था। जो वैल्यू ऑफ एरर था, एरर की वैल्यू क्या होगी हमारा मेजर माइनस ट्रू अपॉन ट्रू, मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू। ये हमारी वैल्यू ऑफ एरर हो गया। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर है ये हमारा। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर जो है परसेंटेज में निकालना है तो 100 हो जाएगा, अदरवाइज मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू हो जाएगा। और ये करेक्शन फैक्टर में ये वाला लर्न कर लीजिएगा। करेक्शन फैक्टर क्या होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रिलेटिव लिमिटिंग एरर। ठीक है, ये वाला आप भूल जाएंगे तो ये इससे डिराइव कर लेंगे आप, ट्रू अपॉन मेजर्ड। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एन एमीटर हैज एन एरर ऑफ -20%, फाइंड इट्स करेक्शन फैक्टर। -20% तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -20 अपॉन 100, तो -0.2 हो जाएगी। तो इसमें पुट अप कर देंगे तो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन वगैरह आप लोग लगाते रहिएगा। एक्यूरेसी पूछ लेता है। देखिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्यूरेसी क्या बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू के कितने पास, जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जो राइट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के कितने पास हमारा जो है वैल्यू आ रही है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। और प्रिसीजन किसे कहते हैं कि एक ही वैल्यू, चाहे वो गलत हो या सही हो, एक ही वैल्यू जितने ज्यादा बार अगर रिपीट हो रही है तो वो प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो प्रिसीजन जो है इसे गारंटी कोई एक्यूरेसी मतलब गारंटी नहीं लेता। प्रिसीजन का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वैल्यू प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलत वैल्यू भी कई बार रिपीट हो जाती है। तो प्रिसीजन का मतलब कि रिपीटेबिलिटी होती है, और एक्यूरेसी का मतलब ट्रू वैल्यू के कितने पास जो है हमारा रीडिंग है। प्रिसीजन इंक्रीज कर जाता है जैसे ही नंबर, प्रिसीजन कैसे इंक्रीज करेगा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने ये ज्यादा होंगे प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, प्रिसीजन ज्यादा कैसे होगा, जितने पॉइंट के बाद जितने शून्य होंगे या पॉइंट के बाद जितने अंक नंबर होंगे, 3 है 4 है, तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। डेड टाइम अगर देखेंगे तो डेड टाइम वगैरह तो खैर ये आता नहीं है, आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। डेड टाइम क्या होता है, द टाइम बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज बिगिन टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द मेजर्ड क्वांटिटी हैज बीन चेंज। अगर कोई मेजर क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, लेकिन वो इमीडिएट मेजर ना करके कुछ देर बाद मेजर कर रहा है, तो जो वो टाइम है
मेजर करने का स्टार्ट करना और उसके और वैल्यू जब चेंज हुई है उसको हम डेड टाइम बोलते हैं। और डेड जोन क्या होते हैं? लार्जेस्ट मेजर्ड वैल्यू, मतलब लार्जेस्ट में जब हम वैल्यू मेजर करेंगे तो जो लार्जेस्ट मेजर्ड वैल्यू होगी वो जो है हमारा डेड जोन होगा। फिडेलिटी वगैरह भी देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, बस डेफिनेशन देख लीजिए, आप रीड कर लीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे इस ग्राफ में देखेंगे तो डेड टाइम हमारा T1 के बाद मेजर कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो डेड टाइम हो गया T1 और डेड स्पेस और जोन हो गया 0.7 VC हो गया। आप क्वेश्चन देखिए कि ये देख लीजिए रेंज क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये रेंज होता है। और स्पैन क्या होता है? एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्केल। जैसे यहाँ पे है थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर बिटवीन -30 डिग्री टू +50 डिग्री, देन इट्स रेंज क्या होगा? -30 टू 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन स्पैन क्या होगा? 50 अल्जेब्रिक करना है, माइनस का साइन लेके चलना है। 50 माइनस इन ब्रैकेट -30 मतलब +80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये हमारा स्पैन हो जाएगा। सेंसिटिविटी और एक और है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन, इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी भी तो नहीं पूछता ये कि जैसे मैं आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या होगा, सेंसिटिविटी को क्या होगा? सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू डिस्प्ले। मतलब सेंसिटिविटी का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ये हमारा सेंसिटिविटी हो गया। इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव हायर सेंसिटिविटी सो दैट रीडेबिलिटी ऑफ द डाटा इज कन्वीनियंट। फॉर स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट द इंस्ट्रूमेंट शुड प्रोड्यूस हायर डिफ्लेक्शन। सेंसिटिविटी हाई मतलब क्या होगा कि स्मॉलेस्ट चेंज के लिए हायर डिफ्लेक्शन हमारा इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा है। सेंसिटिविटी करेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया। अगर डिग्री में चेंज हो रहा है तो हमारा डिग्रीज पर एम्पियर हमारा यूनिट हो गया। अब देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर देखिए यहाँ पे स्केल जो है 0 से 1 जा रहा है तो ये 90 डिग्री मूवमेंट है 0 से 1, ठीक है। 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है और कितने एम्पियर गया है? 1 एम्पियर। 90 डिग्री अपॉन 1 एम्पियर इज टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर एम्पियर हो गया। और ये S2 क्या हो जाएगा? तो ये 30 डिग्री ही मूव कर रहा है। लेट सपोज ये 0 से 1 जाने में 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बाई 1 30 डिग्री पर एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी किसकी हाई हुई? S1 की। S1 की सेंसिटिविटी हाई है क्योंकि डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। हाई डिफ्लेक्शन कम करंट में तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन से ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या पूछता है? इसमें ये फॉर्मूला रहता है नॉर्मल, हर जगह यही पूछता है कि आपका जो है ये क्या होता है, रिजोल्यूशन पूछ जाता है। तो रिजोल्यूशन का एक ही फॉर्मूला है कि रिजोल्यूशन वैल्यू इज स्मॉलेस्ट, रिजोल्यूशन इज हाईएस्ट, ठीक है। और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्यूशन वैल्यू इक्वल टू रिजोल्यूशन, ये लिख लीजिएगा। रिजोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे तो रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन रिजोल्यूशन वैल्यू कम होगी। रिजोल्यूशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिजोल्यूशन वैल्यू अगर कम होगी तो रिजोल्यूशन हाई होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हाई होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है इसको लर्न कर लीजिएगा कि इसके आगे भी ये लिख लीजिएगा। n is the number of terms is equal to 1 upon resolution value is equal to resolution is equal to यहाँ पे हो जाएगा resolution, ठीक है। जैसे resolution value is smallest, resolution is the highest, तो number of terms is equal to 1 upon resolution equals to resolution हो जाएगा। तो ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स मोर है तो रिजोल्यूशन वैल्यू क्या होगी? कम होगी। रिजोल्यूशन क्या होगा? हाई होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये डिफरेंट लेवल क्वेश्चन है इसमें। अब मान ली, अब एक पॉइंट ये लीजिए, इन केस ऑफ डीसी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सॉल्व होंगे, क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे दिख जाएगा कैसे होगा। देखिए
अगर डीसी पोटेंशियोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज बैलेंस डिटेक्टर। तो बैलेंस डिटेक्टर का जो हम यूज कर रहे थे गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्टर का, तो अगर डीसी पोटेंशियोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेंगे। अगर एसी पोटेंशियोमीटर है, एसी अगर पोटेंशियोमीटर है तो हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर अमीटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर अमीटर का यूज कर लेंगे बैलेंस डिटेक्टर के लिए। सिंपल चीज है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन में इसमें क्या इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा कौन सा फॉलो करेगा, जो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होते हैं, जैसे में आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया, आरसी नेटवर्क हो गया, एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी हो गया। तो ये जो है हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप वोल्टेज रेशियो का यूज करके यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। 1/CS क्यों लिया है, ये लाप्लास फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके किया है, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे हमारा आरटीडी में क्या होता है, R2 रेजिस्टेंस होता है, R1 अगर इनिशियल रेजिस्टेंस है, 1 प्लस अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट T2 माइनस T1 हो जाता है। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मेजर करते हैं। जैसे में अगर थर्मामीटर है तो इनिशियली इंस्टेंट टेम्परेचर नहीं बताता है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इसलिए होते हैं। इस धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एबल टू मेजर इंस्टेंटेनियसली नहीं मेजर कर पाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। स्लोली रिस्पॉन्स होता है, इस पर रिस्पॉन्स देखिए आरटीडी का हाई होता है, T1 से T2 जाने में टाइम लगता है। अब सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रांसफर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एम एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो ट्रांसफर ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तो पूछता नहीं, सिर्फ ये पूछेगा कि कौन से सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपका इंडिकेटिंग मीटर्स जो होते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, ये सब जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं। ये सब क्या है, ओमेगा एन नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, डैम्पिंग रेट, ये याद कर लीजिए, ये पूछ लेता है कई जगहों पे, ये पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अगर जीटा इक्वल टू 0 है तो अनडैम्ड होता है, जीटा इक्वल टू 1 तो क्रिटिकल डैम्ड, लेस देन 1 तो अंडर डैम्ड, ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्ड, जीटा लेस देन 0 तो अनस्टेबल होता है। तो ये 5 याद कर लीजिएगा, ये पूछ देता है। आगे क्या, इंडिकेटिंग मीटर्स जो होते हैं, इंडिकेटिंग मीटर्स लाइक मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर आर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट विद अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होते हैं। आप देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटिंग, टाइप्स ऑफ टॉर्क, जो इंडिकेटिंग मीटर होते हैं, जो अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर होते हैं, उसमें किस टाइप्स के टॉर्क होते हैं, 3 टाइप्स के टॉर्क होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के टॉर्क होंगे। वो उसमें पहला टॉर्क हमारा हो जाएगा, पहला टॉर्क हो जाता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई निडल जैसे ही 0 से 1 पे जाता है तो वहाँ पे हल्का सा वाइब्रेट करता है, तो हल्का सा वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन को वाइब्रेशन को एकदम शून्य करने के लिए, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए उस पॉइंट पर, उसमें जो टॉर्क यूज होता है वो डैम्पिंग टॉर्क होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क वो होता है जो हम यहाँ पे एक करंट सप्लाई करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है, मतलब 0 पोजीशन से ऊपर उठता है या इधर उधर जाता है, दूसरे 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, तो जो वो टॉर्क लगता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वो होता है कि जैसे ही हमारा करंट देते हैं तो डिफ्लेक्ट होके 1 पे गया, तो 1 से आगे ना जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब 2 पे ना जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कितना डिफ्लेक्ट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक कंट्रोलिंग टॉर्क अपोज करता है। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाते हैं तो निडल वहीं पे रुक जाती है। अब डैम्पिंग टॉर्क का यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिकेटिंग मीटर डिपेंड्स ऑन डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम, ये पूछ लेता है कि टाइम रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, लिखा हुआ था तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिकेटिंग मीटर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये बस था। ऑप्शन में डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम,
और सारे ऑप्शन थे, तो ऐसे ऑप्शन आता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिकेटिंग मीटर डिपेंड्स ऑन, तो आंसर होगा डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, डैम्पिंग टॉर्क इज यूज्ड टू रिड्यूस द डैम्प्ड ऑसिलेशन एट द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है, अगर आता है मेजरमेंट क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आ जाता है, आने के चांसेस रहते हैं। पूछता क्या है कि डैम्पिंग टॉर्क कौन से मीटर में कौन सा डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम यूज करेंगे। तो जैसे में पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। ये 4 टाइप के डैम्पिंग होते हैं। इसमें ये जो है, ये किस में यूज है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है मेथड कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देखेंगे तो यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनोमीटर, ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहाँ यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर में यूज करेंगे। जैसे देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ज़्यादा वर्ड है, ELECTRO, तो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा वर्ड है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहाँ होती है, गैल्वेनोमीटर में होता है। और एडी करंट डैम्पिंग हमारा होता है PMMC में, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारा होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग स्टार्ट कर लेंगे, देखेंगे हमारा कहाँ होता है, मूविंग आयरन, MI, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल EMMC में होता है, इलेक्ट्रो डायनोमीटर में होता है। ठीक है, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रो डायनोमीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन हमारा जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन में हमारा क्या होता है, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल में होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर में, और एडी करंट डैम्पिंग हमारा जो होता है PMMC में होता है। ये पूछते हैं क्वेश्चन। टॉर्क टू वेट रेशियो हमारा भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हाई होना चाहिए, टॉर्क टू वेट रेशियो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हाई होना चाहिए। वो क्यों, ऑपरेटिंग टॉर्क अपॉन वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम। टॉर्क टू वेट रेशियो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क टू वेट TW हाई होने का मतलब कि ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, मूविंग वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम कम होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग टॉर्क हाई होगा तभी डिफ्लेक्शन होगा। फ्रिक्शनल एरर्स आर लेस सो दैट सेंसिटिविटी इन द इम्प्रूव। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, जैसे ही टॉर्क टू वेट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फ्रिक्शनल वैल्यू कम होगी, और जिससे सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, वो हायर होगी, इम्प्रूव होगी। अब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, तो ये सब नहीं पूछता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम द पॉइंटर एंड स्पिंडल मेड ऑफ, तो स्पिंडल किस टाइप का, पॉइंटर और स्पिंडल किस मटेरियल से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम से बना होता है। ये बस पूछ लेता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये आपको पता है कि, और डिफ्लेक्टिंग और ऑपरेटिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग या ऑपरेटिंग टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल को यूज करके हम ये टॉर्क जो है प्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क मैंने बता चुका हूँ, यूज टू कीप द पॉइंटर एट द फाइनल स्टेडी, मतलब पॉइंटर को फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पे रखने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, तभी हमारा पोजीशन पॉइंटर जो है वहाँ स्टैंड बाई पे होगा। और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा 0 होगा, कंट्रोल टॉर्क इज ऑल्सो यूज टू ब्रिंग, कंट्रोल टॉर्क का यूज क्यों करते हैं, ये भी एक यूज है कि अगर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो जाएगा तो कंट्रोल टॉर्क ही जो है हमें पॉइंटर को फिर से 0 पर ले आएगा, इसलिए भी यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े इनके लर्न करने वाली चीजें हैं।
स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क, जैसे स्प्रिंग लगा देते हैं जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है कई सारे इंस्ट्रूमेंट में। क्यों क्यों इसको यूज करते हैं? क्योंकि इसका रिस्पॉन्स जो होता है लीनियर होता है। लीनियर होता है मतलब लीनियर इन द सेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसमें इतना चेंज किए तो उसमें भी उतना चेंज हो जाएगा, तो लीनियर चेंज हो जाता है। स्प्रिंग किस चीज का बना होना चाहिए? फॉस्फर ब्रोंज का होता है, ये याद कर लीजिए। किस मटेरियल का स्प्रिंग होता है? फॉस्फर ब्रोंज का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ लॉन्गर होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रस्ट वगैरह कम होता है। ठीक है। और एक यूज करते हैं ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं? मेनली वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे ले आते हैं? एक तो स्प्रिंग कंट्रोल से ले आते हैं, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल से। ग्रेविटी कंट्रोल का यूज कहाँ करते हैं? वर्टिकली जो माउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें करते हैं। इसका ये नॉन लीनियर होता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है। लीनियर कौन सा होता है? स्प्रिंग वाला। नॉन लीनियर कौन सा होता है? ग्रेविटी वाला। जैसे स्प्रिंग कंट्रोल का हमारा स्प्रिंग कंट्रोल का आप याद कर लेंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? के थीटा हो जाएगा। के इज द कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा इज द हमारा डिफ्लेक्टिंग एंगल इन रेडियन ले सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। बैलेंस कंडीशन में टी सी इक्वल टू टी डी हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा के थीटा हो जाएगा। ग्रेविटी कंट्रोल में अगर हम देखेंगे तो टी सी इक्वल टू एम जी से ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। ग्रेविटी कंट्रोल नॉन लीनियर होता है, लेकिन किसके प्रोपोर्शनल होता है ये पूछ देता है। ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क हो जाता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? तो वो होता है साइन थीटा के। अब इसको रिपीट देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आगे ऐसे ही आपको मिलता रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम जो है सारे इसके अपलोड कर देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रो हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया, सॉरी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मतलब एक हमारा जो है मूविंग कॉइल जो है इलेक्ट्रिक है, और ये कांस्टेंट फिक्स्ड कॉइल जो है हमारा मैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर हो गया ये। इसको हम मूविंग कॉइल भी कहते हैं या डी आर्सनॉल मूवमेंट भी कर देते हैं, इसका नाम है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो जाता है। कैसे बोलते, कैसे नाम कैसे रखते हैं? परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कैसे इसको बोलते हैं ये देख लीजिए। एक परमानेंट हो गया तो इसको परमानेंट कर दिए, और मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ठीक है। परमानेंट मैग्नेटिक और ये मूविंग कॉइल हो गया। मैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो गया और परमानेंट मैग्नेट हो गया। तो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो गया, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल बोल दिए या डी आर्सनॉल मूवमेंट बोल दिए। दूसरा मूविंग आयरन हो जाता है। मूविंग आयरन का मतलब हो गया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेंगे वो फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो वेरिएबल होगा, और ये आयरन मूव करेगा। आयरन को हम मूव कराएंगे ऐसे, तो मूविंग आयरन हो गया। यहाँ पे हम इस कॉइल को मूव करा रहे थे तो मूविंग कॉइल हो गया, और यहाँ पे आयरन को मूव करा रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। मतलब मैग्नेट जो क्रिएट हो रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सप्लाई देने पे क्रिएट हो रहा है, और मूवमेंट भी हमारा मूविंग कॉइल जो होता है वो कॉइल का ही मूवमेंट हो रहा है इधर और इधर। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे कॉइल मूवमेंट ऑफ कॉइल हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो गया। अब आगे वीडियो इनके डिस्कशन में पढ़ेंगे कि हमारे जो है एम आई मूविंग कॉइल, पीएम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या होते हैं, और इनमें से कौन क्या याद करने वाली चीजें हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।